सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने यूरोप का मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरना देखा था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी की ओर। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने इस तरह के परिवर्तन को 3 तरह की गतियों या प्रवाहों के रूप में उल्लेख किया है। पहला प्रवाह व्यापार का, जो वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा प्रवाह श्रम का, जिसमें लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और तीसरा प्रवाह पूंजी का होता था, जिसमें दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिनका वर्णन हम आगे पाठ में करेंगे। इससे पहले कि हम तीनों व्यापारिक गतियों को समझें, पहले हम यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। उदाहरण स्वरूप हम बढ़ते हैं ब्रिटेन की ओर। ब्रिटेन में 18वीं सदी के आखिरी दशकों में आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भोजन की मांग बढ़ने लगी। और जैसे जैसे शहर फैलते जा रहे थे, लोगों के उद्योग बढ़ते जा रहे थे और कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही थी। और परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। एक तरफ कृषि उत्पाद महंगे होते जा रहे थे, दूसरी तरफ इंग्लैंड के बड़े भूस्वामियों ने अपने फायदे के लिए सरकार पर दबाव बनाकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगवा दी। और जिन कानूनों के तहत सरकार ने ये पाबंदी लगाई, उनको कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। कॉर्न लॉ के कारण खाद्य पदार्थ और ज्यादा महंगे हो गए, जिसके लिए फिर इंग्लैंड में विरोध शुरू हुआ। और यहाँ पर परिणाम ये रहा कि सरकार को ये कॉर्न लॉ हटाने पड़े। कॉर्न लॉ के हटाने के प्रभाव कॉर्न लॉ हटाने के प्रभावों को हम 2 तरह से देखते हैं। पहला ब्रिटेन के ऊपर और दूसरा संसार के ऊपर। पहला ब्रिटेन की तरफ चलते हैं। किसानों के ऊपर प्रभाव। किसानों की हालात बिगड़ने लगी, क्योंकि जो आयात होकर सस्ता मक्का आ रहा था, उसका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि काफी भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए और काम के लिए शहर या दूसरे देशों में जाने लगे। और ब्रिटेन के अन्य हिस्सों की बात करें तो वहां के लोगों का उपभोग स्तर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि औद्योगिक प्रगति होती जा रही थी, लोगों की आय बढ़ चुकी थी और अब लोगों की जरूरतें भी बढ़ने लग गई थी। अब चलते हैं दूसरे देशों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा। कि डिमांड बढ़ रही थी सामान को बाहर से लाने के लिए, जिसके लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। और इस प्रकार हमने देखा कि इन कानूनों के हटने से काफी प्रभाव ब्रिटेन और पूरे संसार के ऊपर पड़ा। अब परिवर्तन की ऐसी लहर चल पड़ी कि जहां मजदूरों की कमी थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। और यहाँ स्क्रीन पर आप फोटो देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कैसे लोगों का प्रवाह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था। लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। इसके अलावा दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियाई द्वीप समूह से भी लोगों को कम वेतन पर मजदूर बनाकर यहाँ पर लाया गया। परिवर्तन की ऐसी लहर चली कि अब जरूरत थी टेक्नोलॉजी में बदलाव की। वो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो अब यहाँ पर यही कार्य किया जाने लगा कि अब नए नए बदलाव किए जाने लगे। रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राम, इन सब में महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव शुरू हुए। अब तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनने लग गई। जलपोतों का आकार बढ़ गया ताकि ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाए। टेलीग्राफ के माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर दिए जाने लगे। टेक्नोलॉजी का प्रभाव मांस के व्यापार पर भी पड़ा। 1870 तक अमेरिका से यूरोप मांस सीधा जानवरों के रूप में जाता था, जिसका नुकसान ये था कि ये जानवर जहाज में जगह बहुत ज्यादा लेते थे। कई जानवर रास्ते में बीमार होकर मर जाते थे और जितने जानवर जाते थे उसका आधा मांस ही आगे पहुंच पाता था, जिसके कारण जो मांस का मूल्य था काफी महंगा था।
परंतु यहाँ टेक्नोलॉजी ने इसको कैसे प्रभावित किया कि रेफ्रिजरेटरों के आ जाने से अब अमेरिका से ही जानवरों को काटकर फ्रिजों के माध्यम से आगे भेजा जाने लगा। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो मांस का मूल्य था काफी कम होता गया। अब हम बढ़ते हैं आगे 19वीं सदी के आखिरी दशकों में उपनिवेशवाद की ओर, कि यहाँ पर यूरोप में टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, व्यापार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो यूरोप की स्थिति है काफी अच्छी हो चुकी है। परंतु इसका बुरा प्रभाव पूरे संसार पर पड़ा। बुरा प्रभाव कैसे पड़ा कि अब यूरोप के देशों ने संसार के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। और यहाँ उदाहरण हम अफ्रीका और भारत का समझ सकते हैं। पहले चलते हैं अफ्रीका की ओर। यहाँ आप मैप के माध्यम से देख भी सकते हो कि अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों पर यूरोपियन शक्तियों ने अधिकार कर रखा है। कैसे किया? 1885 में बर्लिन में एक सभा के माध्यम से अफ्रीका को यूरोप के देशों ने आपस में बांट लिया। पीछे कारण क्या था कि यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन इनको मिले, जनसंख्या भी काफी थी जिनको वो काम पर लगा सकते थे, परंतु यहाँ की जनसंख्या काम करके खुश नहीं थी। अफ्रीका के लोगों पर अधिकार जमाने में एक बीमारी ने भी यूरोपियन लोगों का साथ दिया। एक बीमारी ने कैसे साथ दिया कि यहाँ पर 1890 के दशक में अफ्रीका में रियंडर पेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैली। जानवरों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% जानवरों को मौत की नींद सुला दिया, और जो बाकी बचे साधन थे उनके ऊपर यूरोपियन लोगों ने अधिकार कर लिया। यानी कि अफ्रीका के लोगों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे। अब मजबूरी में लोग क्या करेंगे? दास प्रथा की तरफ चल पड़ेंगे। और यहाँ पर यूरोपियन लोगों ने उनको दास बनाकर अपनी खानों में काम करवाया और दास के रूप में उनको दूसरे देशों में भी भेजना आरंभ कर दिया। दास बनाने की इस प्रथा से भारत भी अछूता नहीं रहा था। कैसे? कि भारत में अनुबंधित मतलब गिरमिटिया मजदूरों को दूसरे देशों में काम के लिए ले जाया जाता था। गिरमिटिया मजदूरों का वर्णन हम इससे पहले वाले पाठ भारत में राष्ट्रवाद का उदय उसमें भी हमने पढ़ा था। क्या होते थे ये मजदूर कि इनको एक खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत दूसरे देशों में लेके जाया जाता था, जिसमें शर्त ये होती थी यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो ही वो स्वदेश लौट सकते हैं। और ये मजदूर कहाँ से लेके जाया जाते थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से इनको दूसरे देशों में लेके जाया जाता था। और कहाँ पे लेके जाया जाता था कि इनको मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप, जिसमें गुआना या फिर आप फिजी, मॉरिशस, इन जगह पर इनको लेके जाया जाता था। कैसे लेके जाया जाता था? यानी कि इनकी भर्ती कैसे की जाती थी? तो एजेंटों के माध्यम से इनकी भर्ती की जाती थी। एजेंटों को कमीशन मिलता था और एजेंट अपने फायदे के लिए कई बार मजदूरों को सच्चाई नहीं बताते थे कि उनको किन देशों में किस कार्य के लिए लेके जाया जाता है। कार्यस्थल पर ही पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि उनका जीवन कितना कठोर होने वाला है। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता था। बहुत सारे मजदूर तो कई बार भागकर जंगलों में चले जाते थे, परंतु अगर वो पकड़े जाते तो उनको भारी सजा सुनाई जाती थी। यहाँ पर मजदूरों को उनके नाम से नहीं बल्कि संख्या से पहचाना जाता था। ज्यादातर अनुबंधित मजदूर अनुबंध खत्म होने के बाद भी अपने देश नहीं लौट पाते थे। तो पता चलता है कि कितनी भयानक परिस्थितियों में वो रहते थे। और यहाँ पर भारत में इसको नई दास प्रथा का नाम दिया गया। और यहाँ पर 20वीं सदी के आरंभ में आंदोलन चलाए गए कि इस प्रथा को बंद किया जाए, और जिसमें सफलता मिली 1921 में इसको भारत में खत्म कर दिया गया। अब बढ़ते हैं विदेश में भारतीय व्यापारियों की ओर, कि वैश्विक बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी, और यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। अगर भारत की बात करें तो शिकारीपुरी, श्रॉफ और नटकोटई चेट्टियारों जैसे बैंकर थे जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में खेती के लिए कर्जे देते थे। अफ्रीका में भी ये बहुत सारे लोगों को कर्जे देते थे। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। कि यहाँ पर दिख रहा है कि भारत में भी कुछ वर्ग ऐसा था जो कि व्यापार में इन्वेस्ट करता जा रहा था। अब हम बढ़ते हैं इस भाग के आखिरी पॉइंट की ओर, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था की तरफ।
प्राचीन काल से ही भारत की महीन कपास का निर्यात यूरोप को किया जाता था, परंतु जब औद्योगिकरण आया तो ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा और अब ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने अपनी सरकार के ऊपर दबाव डाला कि वो कपास के आयात पर रोक लगाए और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन में आयात होने वाले कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। इसका असर भारत पर भी हुआ। भारत से जो निर्यात सूती कपड़ा किया जाता था अब वो कम होने लगा। उदाहरण आप समझ सकते हो कि 1800 ईस्वी में सूती कपड़ा निर्यात 30% था, 1815 में ये 15% हुआ और 1870 में ये केवल 3% ही रह गया। तो यहाँ पे जो व्यापार था उसमें कटौती होती जा रही, परंतु यहाँ पर एक नाटकीय रूप से अच्छी बात ये हो रही थी कि निर्यात जो सूती कपड़ा था वो तो कम हो रहा था, परंतु कच्चा माल वो काफी बढ़ रहा था। 1812 से 1871 के बीच कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। तो इस प्रकार प्रगति करता जा रहा था, परंतु काफी समस्याएं इस व्यापार पर आती जा रही थी। काफी उतार चढ़ाव भारतीय व्यापार में हो रहे थे और ऐसे ही उतार चढ़ाव ब्रिटेन के व्यापार में भी हो रहे थे अपने अधिकार को जमाने के लिए। और यहाँ पर इसी के साथ हम इस भाग को विराम देते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा और इसी समझ को परखने के लिए कुछ सवाल जवाब आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। धन्यवाद।